हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे क्लास 10 एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस पार्ट 1। इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ऐसे हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिए द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन, यानी कि ला पैट्रिए और ले सिटोयन आइडिया का संबंध किस रेवोल्यूशन से है? ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, रशियन रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप अपना उत्तर है वो वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिविल कोड द नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस बाय नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन के द्वारा सिविल कोड, जिसको कि नेपोलियनिक कोड भी कहते थे, फ्रांस में कब लाया गया? ऑप्शंस देखते हैं। 1789, 1804, 1848, 1871। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 1804, यानी 1804 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली एंड यंग यूरोप, यानी कि यंग इटली और यंग यूरोप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फाउंडर कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। जूसेप मैजिनी, ओटो वॉन बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, काउंट कावूर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जूसेप मैजिनी। अब देखते हैं कि यंग इटली की स्थापना इन्होंने कब की? इन्होंने यंग इटली की स्थापना 1832 में मर्सिलेस में की। कहाँ पर? मर्सिलेस में। और यंग यूरोप की स्थापना इन्होंने 1833 में बर्न में की। कहाँ पर? बर्न में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस फर्स्ट? ये कुछ इवेंट्स हैं, उनमें हमें देखना है कि इनमें सबसे पहले कौन सी हुई है। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के द्वारा ग्रीस जो एक नेशन है उसको इंडिपेंडेंस दी गई थी। तो ये ट्रीटी जो होती है 1832 में होती है। डिफीट ऑफ नेपोलियन ये 1815 में होती है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली ये 1871 और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये भी 1871 में होता है, लेकिन ये जनवरी में होता है। 18 जनवरी 1871 और ये इसके बाद में होता है। तो ऐसे आप इनकी डेट्स याद होगी तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इनमें जो सही मैच नहीं किया गया है उसको हमें अलग करना है। सरदार पटेल जिन्होंने कि बारदौली सत्याग्रह 1928 में किया, देखते हैं। तो ऑप्शन 1 था ये। दूसरा है भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तीसरा CR दास, अवध किसान सभा। और चौथा महात्मा गांधी, खेड़ा पेजेंट मूवमेंट। तो इसमें जो हमें नोट करेक्टली मैच्ड देखना है तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C CR दास, अवध किसान सभा। CR दास का संबंध अवध किसान सभा से नहीं है, इसलिए इसमें पूछा था कि नहीं। आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। बाकी सारे के सारे इसमें सही मैच है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह 1828 में किया था, बिल्कुल ठीक बात है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, वो भी की थी 1928 में, ये भी सेम ही ईयर है। और CR दास
न करके अवध किसान सभा की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। और महात्मा गांधी खेड़ा पेजेंट मूवमेंट है वो 1918 में किया, इसका नेतृत्व है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप। तो इसमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है वो हमें देखना है। ऑप्शंस देखते हैं, ध्यान रहे रबी क्रॉप, इसमें आपको रबी क्रॉप कब होती है ये अपने दिमाग में ले आना है। तो राइस, व्हीट अब नहीं है, ये देखना है कि रबी क्रॉप कौन सी नहीं है, व्हीट, बार्ली और ग्रैम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी राइस। क्योंकि रबी क्रॉप जो होती है वो कब बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर दिसंबर यानी इसको विंटर्स में बोया जाता है और फिर मार्च अप्रैल से मई जून के बीच में इनका हार्वेस्टिंग होता है। तो राइस जो होता है वो मॉनसून टाइम में यानी गर्मियों में बोया जाता है, इसलिए ये इसका नहीं है। बाकी व्हीट विंटर में बोई जाती है, बार्ली यानी जौ विंटर में, और ग्रैम यानी चना ये भी विंटर में। तो सही उत्तर है इसका राइस, क्योंकि राइस एक खरीफ क्रॉप है। क्या है, खरीफ, राइस एक खरीफ क्रॉप है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो सही नहीं मैच किया गया उसको हमें अलग करना है और 3 सही वाले हमें छोड़ देने हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस, फेरस, कोबाल्ट, नॉन फेरस, कॉपर, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, लाइमस्टोन, एनर्जी मिनरल्स, निकल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 एनर्जी मिनरल्स, निकल। निकल एनर्जी मिनरल्स नहीं है, क्योंकि निकल एक फेरस मेटल है, यानी लोह धातु है, ये अपना निकल फेरस मेटल। बाकी सारे के सारे जो कोबाल्ट भी है वो भी फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल कॉपर है, और नॉन मेटेलिक मिनरल जो है लाइमस्टोन है, ये अधातु है यानी नॉन मेटेलिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप। कौन सी इनमें से रबी क्रॉप नहीं है, आपको इसमें देखना है। पिछले वाला अगर याद है तो आप इसको सही कर पाएंगे, क्योंकि ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, रबी क्रॉप नहीं है तो राइस, व्हीट, बार्ली, ग्रैम। इसमें अगर आपको याद होगा तो आप कहेंगे राइस, क्योंकि व्हीट, बार्ली, ग्रैम ये तीनों की तीनों क्या है, रबी क्रॉप है। ये एक खरीफ क्रॉप है। और राइस के साथ इसमें एक सोयाबीन भी आता है, इसलिए वो भी आप याद रखेंगे कि सोयाबीन भी एक खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज इनिशिएटिव अ कस्टम यूनियन कॉल्ड जोल्वरिन वाज फॉर्म्ड इन 1834। तो इनिशिएटिव किसने लिया था जोल्वरिन की स्थापना में, वो हमें देखना है। और ये भी डेट याद रखें कि जोल्वरिन की जो स्थापना की गई है, फॉर्मेशन हुआ है, वो 1834 में हुआ है। देखते हैं, प्रशिया, वेनिस, सार्डिनिया, पीडमोंट, लोम्बार्डी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रशिया। इसके इनिशिएटिव पर 1834 में जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन थी जिसने जो ट्रेड बैरियर्स थे, टैरिफ को घटाया, और उससे क्या है, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो होने में इससे क्या हेल्प मिली। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं ऑप्शंस कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी जो सॉइल यानी मृदा है, मिट्टी है, वो मोस्ट सुटेबल है। देखते हैं, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल यानी रेतीली मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल का जो अदर नेम है वो क्या है, तो इसको रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल भी इनको बोलते हैं। और ये नॉर्मली डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र में यानी दक्षिणी भारत में जो दक्षिण का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू एरिया है, वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है सॉइल, और वहाँ पर ये कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर लिस्टेड। ये लिस्टेड है, इन विच लिस्ट, ये है लिस्टेड, यानी किस में इनको डाला गया है। तो सब्जेक्ट अंडर ज्यूरिस्डिक्शन
ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर और स्टेट दोनों की जुरिस्डिक्शन में किस लिस्ट के सब्जेक्ट आते हैं। आपको पता होगा लिस्ट्स जो कि 4 हैं, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिड्यूअरी लिस्ट। इसका जो सही उत्तर है दोनों के अंडर में जो आता है वो है ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। और यूनियन लिस्ट इसमें केवल सेंटर के सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे केवल सेंटर ही लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट लॉज बना सकता है। और रेसिड्यूअरी लिस्ट ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट्स दोज आर नॉट लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उनको जो एकदम नए सब्जेक्ट होते हैं उनको फिर रेसिड्यूअरी लिस्ट में, और इस पर केवल सेंटर ही लॉ बना सकता है। कौन? सेंटर, जैसे अभी साइबर लॉ बना है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम। तो देखते हैं कि कौन सी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है। ऑप्शंस, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, चाइना। अगर आपको यह वीडियो और क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 5-6 मॉडल पेपर करवाएंगे और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिनमें हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे आते रहेंगे। तो चाइना। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन सा है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। कौन सा? मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी ये 2 से ज़्यादा पार्टियां हैं इंडिया में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसमें जो है वो 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम। और सेम सिस्टम ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कि चेक्स और बैलेंसेज का जो रोल होता है वो कौन सा है, व्हाट इज़ है, सॉरी विच इज़ बोला मैंने। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन ये रहे, टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट गवर्नेंस विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, कि ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना करना जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, पावर को सेपरेट कर रहे हैं ताकि कोई एक आदमी है वो उसके अंदर में सारी शक्तियां नहीं आ जाए। टू प्रिवेंट एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, टू एंश्योर एब्सोल्यूट पावर टू वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका जो सही उत्तर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। कि जो चेक्स एंड बैलेंसेज है इसमें हम गवर्नमेंट के कुछ को हम लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, इनमें तीनों में बांट देते हैं और तीनों एक दूसरे पर चेक्स और बैलेंसेस करते हैं ताकि कोई एक है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाए। तो हम इससे डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर इन जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो जब 1815 में नेपोलियन हार जाता है और वियना कांग्रेस होती है मेटरनिक के नेतृत्व में, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वहाँ पर जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको मिटा दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ को नहीं छेड़ा जाता है, वो है जर्मन कॉन्फेडरेशन। उसको वैसे ही रहने दिया जाता है और यह प्रशिया के अंडर में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि उस जर्मन कॉन्फेडरेशन में कितने स्टेट्स थे। ऑप्शंस 28, 30, 39, 50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 39 स्टेट्स। और इसी के कारण जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को देखने के लिए या चेक करने के लिए किस इंडाइसेज को है या इंडाइस को वर्ल्ड बैंक ने प्रायोरिटी दी है। तो देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को दिए, इनइक्वालिटी को दिए, बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI उसको दिए, या पर कैपिटा इनकम को। तो वर्ल्ड बैंक जो गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन का जो निर्धारण करता है, असरटेन करता है, वो करता है पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following organization issue currency notes in India। तो which one of the following organizations issue currency note in India। तो इंडिया में करेंसी नोट को कौन इश्यू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल फाइनेंस कमीशन,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारे देश में करेंसी को इश्यू करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप यानी फसल एंड इट्स टाइप इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्रॉप है और उसका टाइप कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है वो हम देखते हैं। तो वीट मिलेट क्रॉप, रागी मिलेट क्रॉप, टी बेवरेज क्रॉप और मेज फूड एंड फोडर क्रॉप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वीट। वीट जो है एक फूड क्रॉप या फिर क्योंकि एक सीरियल है ये एक फूड क्रॉप है, तो ये गलत है। बाकी सारे के सारे सही है। रागी मिलेट क्रॉप होते हैं, टी बेवरेज यानी पीने वाली क्रॉप है, और मेज़ है वो फूड एंड फोडर क्रॉप यानी चारे के रूप में भी काम में ली जाती है और आदमी खाते भी हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एंड इट्स टाइप इज नॉट करेक्टली, ये थोड़ा गलत हो गया है क्वेश्चन। तो लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन में अभी बता देता हूँ कि इनमें से जो नीचे कुछ व्यक्तित्व दिए गए यानी पर्सनैलिटीज़ है और उनके जो लिखे गए जो बुक्स हैं उनमें से मैच करना है। तो कौन सा आप ये कह सकते हैं कि इनमें से फॉलोइंग क्रॉप न करके यही कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो क्वेश्चन को आप इसको ख़त्म मत करो, इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने गुलामगिरी लिखी है। अगला ऑप्शन, सुदर्शन चक्र जो लिखा है उसने लिखा है सच्ची कविताएं। अगला है राश सुंदरी देवी जो है रश सुंदरी देवी, इन्होंने अमर जीवन नामक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और जो काशी बाबा हैं उन्होंने छोटे और बड़े सवाल ये चीज़ लिखा है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आप बताओ। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने गुलामगिरी नहीं लिखी, इन्होंने आनंद मठ लिखी है। क्या लिखी है? आनंद मठ। और गुलामगिरी जो लिखी है वो लिखी है ज्योतिबा, किसने? ज्योतिबा फुले, उन्होंने लिखी है गुलामगिरी। बाकी सारे ये सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज़। हमने देखा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, एक जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है। तो इसमें से हमें ढूंढना है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी है। तो फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड, कि एक फार्मर है वो अपने खेत में पानी लगा रहा है। अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, कोई हाथ से जो बुनकर है वो अपने घर में काम कर रहा है। और ए हेडलोड वर्कर कैरिंग सीमेंट, की एक लेबर है वो सीमेंट को कैरी कर रहा है। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर नॉर्मली वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं या फिर वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, जिनको रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट लिस्ट एंड सब्जेक्ट्स इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली मैच्ड। हमें देखना है कि इसमें सही से कौन सा मैच किया हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स एजुकेशन, कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स अडोप्शन। और इसमें आप यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में एक और डाल सकते हैं, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, इसमें आप जेल कर सकते हैं। तो देखते हैं, या एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो करेक्टली मैच ढूंढना एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर। तो इसमें जो हमें ढूंढना था वो है नोट करेक्टली मैच ढूंढना है, जो सही से मैच किया हुआ है। तो देखते हैं, इसका उत्तर लगाओ आप, उत्तर आप पॉज करके लगा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन यह एक करेक्टली मैच्ड है कि यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन है, बाद में आपका रेल आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा, क्या आएगा? डिफेंस, ऑटमिक
जो एटॉमिक एनर्जी है वो आ जाएगा। ये सारे के सारे इसमें यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में जो आएगा ये जो सारे के हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के हैं, क्योंकि स्टेट लिस्ट में एजुकेशन नहीं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। अडोप्शन जो है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्मन फिलोसोफर जोहान गोटफ्राइड हर्डर, आगे इसका पूरा नाम है हर्डर, बिलोंग्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट, कि इनका जो संबंध है किस प्रकार की स्कूल से था। तो देखते हैं, सोशलिस्ट, लिबरलिस्ट, रोमांटिसिस्ट या मार्क्सिस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोमांटिसिस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कि इनमें से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो हम लोन लेते हैं उसको क्रेडिट बोलते हैं, कि ऋण लेने का फॉर्मल सोर्स कौन सा है। तो मनी लेंडर, बिजनेसमैन, रिलेटिव और या फिर कोऑपरेटिव्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कोऑपरेटिव्स। ये सारे के सारे इनफॉर्मल है। कौन से? इनफॉर्मल। और फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको पता होगा कि इनफॉर्मल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, मोर होती है। और इसमें जो फॉर्मल होती है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहती है। तो इसमें जो लोन की जो शर्तें होती है, कंडीशंस ऑफ लोन होती है, वो क्या होती है? फेयर होती है। किसमें? फॉर्मल में। इसमें क्या होती है? हार्श होती है। ये कुछ फ़र्क हैं। और इसमें क्या आ गया? कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट शेयर है जो रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर इंडिया में देता है। ऑप्शन इसमें कम हो गए। इसमें आप देखें कि कौन सा देता है। क्या प्राइमरी सेक्टर देता है, सेकेंडरी सेक्टर देता है, टर्शियरी सेक्टर देता है। और अगला जो एक ऑप्शन होता है वो आपको लिख देता हूं मैं, क्वाटरनरी। कौन सा? क्वाटरनरी सेक्टर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो रोजगार देता है उसमें है प्राइमरी सेक्टर, लेकिन वैल्यू में जो सबसे बड़ा है वो है टर्शियरी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन जो होता है उसमें कौन सा इंक्लूड है, ये हमें देखना है। ऑप्शंस देखते हैं, प्रोमोटिंग ट्रेड बैरियर्स, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, कंट्रोलिंग द अदर कंट्री थ्रू ट्रेड, इंक्रीजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स। लिबरलाइजेशन का देखना है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, कि यानी जो भी ट्रेड यानी व्यापार के बैरियर हैं, जो व्यापार को रोकते हैं, कम करते हैं, उनको हमें दूर करना है। चाहे वो इंपोर्ट टैक्सेस हो, ये सारी चीज़ों को हमें रोकना है। तो ऐसे कानून हो जो बाहर विदेशों से व्यापार को प्रतिबंधित करते हैं, उनको हटाना है, यानी रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 25, इसको हम देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें कुछ इवेंट्स दिए गए, घटनाएं दी गई है, उनको पहले क्रोनोलॉजिकल मतलब जो पहले होती है उसको नंबर 1 पे रखेंगे, उसके बाद वाली को 2 पे, उसके बाद वाली को 3 पे, उसके बाद वाली को 4 पे। तो इसमें हमें उन घटनाओं की या इवेंट्स की हमें डेट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमिटी इन बॉम्बे, जलियांवाला बाग मसैकर, बारदोली सत्याग्रह, विथड्रावल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें आपको अपना उत्तर आप इन पर आगे डेट्स लगा करके आपको लगाना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि चलो उत्तर बताने से पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। आप अपना उत्तर लगा लो तब तक पॉज करके। चलो अब देखते हैं हम इनकी डेट्स। फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे, तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है मार्च 1919 में, और इसको फॉर्म करने वाले होते हैं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ये 2 अली ब्रदर्स हैं जिन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी।
अगला जलियांवाला बाग मशाकर, ये होता है 13 अप्रैल 1919। बारदोली सत्याग्रह ये होता है 1928 और इसके जो लीडर होते हैं वो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। विथड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये होता है आपका, अगर आप इसमें डेट देखेंगे तो 1922 में होता है, फरवरी 12 फरवरी को, फेब बोलते हैं इसको शॉर्ट में, तो 12 फरवरी 1922। आपको फेब 12 ज़रूरत नहीं है, 1922 का पता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें फर्स्ट है। तो इसमें हमने देखा 1919 मार्च नंबर 1 पे आ गया। इसके बाद में 13 अप्रैल 1919 ये नंबर 2 पे आ गया। इसके बाद में देखो थर्ड है वो आ रहा है 1928 और फोर्थ है वो 1922। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 नंबर पे, कौन, 4 आ जाएगा 3 नंबर पे और 3 आ जाएगा 4 नंबर पे। तो 1 2 4 3 कहाँ पर है उसको हमें सही करना है। 1 2 4 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1815, यानी वियना कांग्रेस जो हुई थी उसको होस्ट किसने किया, यानी उसका किसके इधर हुई, जो उसका प्रायोजक था। होस्ट यानी लोग वहाँ पर उसके पास गए थे कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो होता है होस्ट जो ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें देखते हैं चांसलर ड्यूक मैटरनिक, अर्न्स्ट रेनन, विलियम फर्स्ट, ओटो वॉन बिस्मार्क। इसका जो सही उत्तर है वो है चांसलर ड्यूक मैटरनिक, ये ऑस्ट्रिया का था चांसलर, और इसी ने बोला था कि फ्रांस जब छींकता है तो सबको क्या हो जाते हैं, खांसी हो जाती है। वो ये बात बोली थी इन्होंने फ्रांस के बारे में। वेयर डिड द हब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हब्सबर्ग एम्पायर ने कहाँ पर शासन किया था, राज किया था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑस्ट्रिया हंगरी। टर्की के इधर जो साम्राज्य था या एम्पायर था वो था ओटोमन एम्पायर था। जर्मनी में होहेनजोलर्न नाम का था, होहेनजोलर्न नाम का था, और फ्रांस में था बुर्बो डायनेस्टी। तो ये वंश है वहाँ पर शासन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिडंट टेक पार्ट इन द ट्रीटी ऑफ वियना। कुछ कंट्रीज थे उन्होंने वियना ट्रीटी में भाग लिया था, फ्रांस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो उसमें किसने डिडंट टेक पार्ट की भाग किसने नहीं लिया था। तो देखते हैं प्रूशिया, इटली, रशिया, ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर है, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो है इटली, क्योंकि प्रूशिया भाग लिया था, रसिया भाग लिया, ब्रिटेन भाग लिया, इटली ने होकर के यहाँ पर जो भाग लेने वाला है वो है ऑस्ट्रिया, क्योंकि ड्यूक मैटरनिक इसके क्या थे, ऑर्गेनाइजर या होस्ट किया था इसने, और ड्यूक मैटरनिक जो था वो था ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। ये क्लास 9th में था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1614, 1776, 1789, 1917। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1789। अगर आपको याद होगा तो 1776 अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। और थोड़ा पेन से ही नहीं चल रहा है। और 1789 इसमें जो हुआ था वो तो हो ही गया अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और 1917 यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन। कौन सा, रशियन रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको ऐसे ही आगे वीडियो मिलते रहेंगे। व्हाट डज द वर्ल्ड सफरेज, यानी जो वर्ल्ड सफरेज है उसका मीनिंग क्या होता है, यानी मतलब क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
तो इसका जो सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट। तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।